सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपनी रेरा सीरीज़ में जेपी इंफ्राटेक इंसॉल्वेंसी केस को पूरा समझने वाले हैं। अब देखो, ये आज तक का भारत का सबसे बड़ा बिल्डर का स्कैम बोलो या इसको एक डिस्प्यूट बोलो, संकट बोलो, कुछ भी बोलो, प्रॉब्लम बोलो, ये सबसे बड़ा आज तक का पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बिल्डर घोटाला है या फिर संकट है। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, केस में पूरा हम जानेंगे, शुरू से शुरू करके छोटी छोटी चीज़ों को लेकर और लास्ट में पूरा एक्सप्लेनेशन तक पूरा आपको सिर्फ सुनते रहना है ध्यान से, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप रेरा में जाते हैं, आप रेरा एक्ट पढ़ रही हैं, स्टूडेंट हैं, बायर हैं, सेलर हैं, एडवोकेट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सबको एक तरीके से ही देखना है। बस आपको ये वीडियो देखने के बाद इस केस के बारे में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए यार फटाफट से शुरू करते हैं। और वैसे भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो हम जानने वाले हैं जेपी केस के बारे में। अब बहुत लोगों ने इसको सुना ही नहीं होगा कि यार ये जेपी केस है क्या। देखो, जेपी जो है, जेपी एक बिल्डर है। ठीक है, अब जेपी जो बिल्डर हैं वो उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं दिल्ली एनसीआर में और इसके बाहर भी। अब क्या होता है कि ये नोएडा में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, विश टाउन बनाते हैं, जेपी विश टाउन के नाम से। ये पूरा शहर होता है अपने आप में, जिसमें 20,000 फैमिलीज़ के लिए तो अपने रेजिडेंशियल होम बनाते हैं, घर बनाते हैं। उसके बाद कई सारे शॉपिंग मॉल है, कई सारे इसमें आपके कमर्शियल प्लेसेस हैं, कई सारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, मतलब अपने आप में पूरा ये एक शहर होता है। ठीक है, यू कैन कंपेयर इट विथ जस्ट लाइक धोलेरा। जो धोलेरा एक सिटी है गुजरात में जो डेवलप हो रही है, उसको आप कहीं ना कहीं आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में ये एक पूरा शहर है जेपी विश टाउन। ऑल्दो ढोलेरा काफ़ी बड़े उसमें है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छे एरिया में है। ठीक है, तो अब देखो इसके बारे में बेसिक चीज़ें। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी का नाम है। इन्होंने डेवलप किया विश टाउन प्रोजेक्ट नोएडा में। ठीक है, नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जो बाहर से देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा। अब बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने बहुत सारे यूनिट्स लॉन्च करे, बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे लगाए इसमें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिख रहा था उस टाइम पे, तो पूरी ज़मीन थी, पर जो इसके सपने थे काफ़ी ज़्यादा बड़े दिखाए गए और फिर लोगों ने पैसे लगाए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्लो हो गया, कुछ टाइम तक काफ़ी अच्छा चला, लेकिन उसके बाद स्लो हो गया। क्यों? क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट में लगाने के लिए जेपी के पास पैसे कम पड़ गए, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आ गई। ठीक है, अब आपको सिर्फ कहानी सुननी है। ठीक है, उसके बाद आपको नोट्स बनाने बाद में बनाना अगली बार में, अभी एक बार से सिर्फ आप सुनते रहिए। ठीक है, तो अब देखो भैया, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आई, क्यों आई? क्या इन्होंने प्लानिंग नहीं करी? कहाँ पे ये फेल हुए? तो वो जानते हैं। देखो, सबसे बड़ा रीज़न था इनका कि इन्होंने बैंक से बहुत सारे लोन ले लिए। ठीक है, बड़े लेवल पे लोन लिया, लेकिन लोन की हमेशा इंस्टॉलमेंट्स तो जाती है ना। आप लोन लोगे 1 करोड़ का ले लो, लेकिन इंस्टॉलमेंट भी तो उसके अकॉर्डिंग जाएगी ना, लाख रुपए की या फिर जितने की भी जाएगी, तो उसका भी तो आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो पहली बात ये है। ठीक है, दूसरा है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ। जिस तरीके से पहले प्लान किया गया था वैसे फाइनेंशियली ये मिसमैनेज हो चुका है, क्योंकि इसके चाहे एम्प्लॉयज़ के चक्कर से हुआ, चाहे इनकी अपनी ही प्लानिंग फेल हो गई, लेकिन फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ। अभी हम शॉर्ट में फटाफट से जान रहे हैं। कंस्ट्रक्शन उसकी वजह से डिले हो गया, कैश फ्लो क्राइसिस हो गया। क्यों? देखो, कंस्ट्रक्शन डिले से क्या मतलब है, कंस्ट्रक्शन अगर हमेशा जब भी आप बिल्डर से फ्लैट खरीदते हैं तो उसमें एक रेशियो लिखी रहती है कि स्टार्टिंग में आपको इतना देना है, इतना बन जाएगा तो इतना देना है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट पे इतना देना है, फिनिशिंग कंप्लीट पे इतना देना है, एंड फाइनल पोजीशन पे आपको इतनी % आपके अमाउंट की देनी है। तो इस तरीके से पैसा हमेशा जाता है। कंस्ट्रक्शन डिले हो गया, बायर से पैसा आना रुक गया, कैश फ्लो क्राइसिस हो गया, लार्ज आउटस्टैंडिंग डेट्स पहले से खड़े हैं क्योंकि बैंक ने लोन दे दिया है, उसकी इंस्टॉलमेंट चलती रहेगी। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ और कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया अपने लोन पेमेंट्स, लोन चुका ही नहीं पाई, कंपनी के हो गया बिल्कुल बट्टादार। ठीक है, तो कंपनी का फाइनली क्या हो गया, लोन रिपे नहीं कर पाई। ओके, अब लोन रिपे नहीं कर पाई तो हुआ क्या, सबसे ज़्यादा लोन लिया था इन्होंने आईडीबीआई बैंक से। ठीक है, आईडीबीआई बैंक ने इनको ऑब्वियस सी बात है सफिशिएंट टाइम दिया होगा, लेकिन जब पता चल गया कि यार ये हमारी किस्तें भर ही नहीं रहे, उसके बाद इन्होंने गुहार लगाई। बैंक कहाँ जाता है? देखो, बैंक उस टाइम पे जाता था एनसीएलटी के पास। ठीक है, अभी भी एनसीएलटी के पास कंपनी को लेके जाते हैं, डीआरटीज होते हैं रिकवरी के लिए, बहुत अलग अलग चीज़ें। तो बैंक पहुंच गया भैया एनसीएलटी पे कि कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं है और हमें तो अपना पैसा चाहिए, तो वो आप हमें दे दीजिए। जेपी के अगेंस्ट बैंक ने एक्सेप्ट कर ली। क्या कर लिया? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, सबसे पहले कंपनी के केसेस इसी के पास जाते हैं। ठीक है, एनसीएलटी ने केस को एडमिट कर लिया। उसके बाद CIRP बोलते हैं, वैसे IRP भी बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस।
ये शुरू हो गया, ठीक है, कंपनी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो गया जेपी के अगेंस्ट कि भैया ये क्यों नहीं दे पा रहा है, पता करो। और सीआईआरपी मतलब केस एक्सेप्ट हो गया, तो अब कौन हैंडल करेगा? जब भी देखो एक चीज़ और सुन लो, जब भी कंपनी के मैटर्स होते हैं और एनसीएलटी में केस एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, और पता चल गया कि हाँ कंपनी का मिसमैनेजमेंट है या सफिशिएंट फंड नहीं, कुछ भी रीज़न है, कंपनी के जो भी है, अभी कंपनी अपने काम करना लायक नहीं है, एनसीएलटी अपना एक बंदा अपॉइंट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं आगे समझेंगे, वो ही कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है, उस दिन से वो सारी चीज़ें देखता है, ठीक है, इतनी पावर है एनसीएलटी के पास। अब केस एक्सेप्ट होते ही होम बायर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? भैया उनका पोजीशन डिले हो गया, उनको ये हो गया कि भैया प्रोजेक्ट तो फंस गया, कोर्ट में चला गया, फंस गया। उनकी ईएमआई तो जा ही रही थी, क्योंकि उन्होंने भी तो लोन लिया है बैंक से, तभी तो इनको दे रहे थे। हाउस जहाँ वो किराए पे रह रहे हैं वहाँ का बर्डन अलग है। फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी पता ही नहीं है भैया कितना अनसर्टेन चीज़ें हैं। और 20,000 फैमिलीज इफेक्ट हुई। फैमिलीज समझ रहे हो कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, 20,000 परिवार वहाँ रहने वाले थे, तभी तो इसे बोलते हैं जेपी वेस्ट टाउन। ये आज भी है, आप कभी भी नोएडा आए तो ज़रूर देख सकते हैं। बहुत बड़े एरिया में फैला है, बहुत सारे गेट्स हैं इसके, अलग अलग सेक्टरों से गेट्स निकल रहे हैं इसके। तो जेपी वेस्ट टाउन अच्छा वो है, मतलब आप देख सकते हैं। और केस तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। कोर्ट के सामने क्या इशू था? कोर्ट के सामने ये इशू था कि भैया शुड होम बायर बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। कंपनी तो बिकने पे आ गई। अब दिक्कत ये थी कि यार होम बायर्स का पैसा वापस करें, क्या करें, क्योंकि होम बायर्स जो होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट में नहीं आते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर वो होते हैं जिन्होंने कुछ भी पैसा किसी को उधार दिया है। अब हमेशा जब भी नीलामी होती है कंपनी की या कुछ भी होगा, तो जिन्होंने पैसा उधार दिया उनको प्रायोरिटी मिलती है। पर दिक्कत ये थी कि क्या जिन्होंने घर खरीदने के लिए पैसा दिया है उसको भी हम यही माने कि उधार दिया है, क्योंकि ये अभी तक आता नहीं था। होम बायर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की कैटेगरी में नहीं आते थे अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। तो कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था। दूसरी चीज़ ये थी कि दिस वुड डिटरमाइन वेदर दे कुड पार्टिसिपेट इन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो वो इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में भी शामिल नहीं हो सकते, और अगर है तो ज़रूर हो सकते हैं। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा था कोर्ट के सामने। और भी चीज़ें हैं। अब इसमें एनसीएलटी के बाद आगे गई बात, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। देखो एनसीएलटी होता है, फिर एनसीएलएटी होता है, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जहां आपने एनसीएलटी की अपील करी और उसके बाद फाइनली हम सबको पता है कि कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। एनसीएलएटी की पावर हाई कोर्ट के बराबर है, उसके बाद डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब होम बायर्स ने केस डाला, ठीक है। होम बायर का एक का नाम है चित्रा शर्मा एंड अदर्स, बहुत सारे लोग थे, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से पूछा गया। द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स एंड इंश्योर, इस केस में इंश्योर किया कि हाँ आपकी बात सुनी जाएगी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के दौरान, और आपको क्या माना जाएगा, आपको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स माना जाएगा। सबसे पहली बात चित्रा शर्मा एंड यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट्स क्या हुए कि भैया जो ये आईबीसी कोड है इसको अमेंड किया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को अमेंड किया गया सरकार ने। कोर्ट का फैसला आते ही, जब प्रोसीडिंग चली रही थी और फिर कोर्ट का फैसला आते ही कि 2018 में इसको अमेंड किया गया, इसमें होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की कैटेगरी में डाल दिया गया, ठीक है। अब डालते ही वो फाइल कर सकते हैं अपना क्लेम, पैसा मांग सकते हैं वापस। वोट इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जब क्रेडिटर्स की कमिटी बनेगी तो उनमें बायर को भी हिस्सा मिलेगा, और पार्टिसिपेट कर सकते हैं रेजोल्यूशन प्रोसेस में कि प्रोसेस सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी तो पैसा दिया है ना। अब ऑल दो सारे बायर्स नहीं हो सकते, लेकिन उनको अपना एक मेजॉरिटी बना के किसी को अपॉइंट करना होगा, ठीक है। तो ये जब आईबीसी में बात पहुंच गई तो ऐसा हुआ, ठीक है। अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें बैंक्स आएंगे, पैसा दिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक के अलावा वो भी आएंगे, होम बायर्स भी आएंगे थ्रू ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। एंड द सीओसी इवैल्यूएट एंड वोटेड ऑन रेजोल्यूशन प्लान, सीओसी ही डिसाइड करेगी कि भैया कैसे रेजोल्यूशन प्लान चलेगा, अब हमारा पैसा क्या होगा। क्योंकि यहाँ तक तो बात पहुँच गई कि भैया प्रोजेक्ट बिल्डर ने शुरू किया, लोन लिया, नहीं बना पाया, बहुत सारे लोग फंस गए, एनसीएलटी गया, फाइनली सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने चित्रा शर्मा के केस में बोला कि भैया आप आओगे किस में, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की कैटेगरी में आओगे। इस एक्ट को आईबीसी कोड को फिर अमेंड किया गया 2018 में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सीओसी बन गई, रेजोल्यूशन प्रोसेस आया। इसमें क्या था, 2 बिडर्स थे, मतलब अब हम देखते हैं, अब पता क्या करती है कोर्ट ये करता है कि अब तो ये कंपनी का रेजोल्यूशन में जाना है, तो चलो देखते हैं कोई बाहर से जो कंपनी है उनको हम बुलाते हैं कि आप कितने में इसको ख़रीदना चाहते हो, कितने में आप इस चीज़ को ठीक कर दोगे, ये चीज़ें। सेवरल रेजोल्यूशन प्लान्स वर सबमिटेड, 2 बिडर्स आए, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड और सुरक्षा रियलिटी, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप जो भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि अब इनमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, उनको आप कंप्लीट करोगे
और बायर्स को वो फिर उस अकॉर्डिंगली आप उनका फ्लैट दोगे। ठीक है, किसने लिया? इन दो कंपनीज़ ने बिड लगाई, लेकिन बिड किसको मिली? सुरक्षा रियलिटी को मिली। ठीक है, जो फाइनल रेजोल्यूशन प्लान बना, सुरक्षा रियलिटी रेजोल्यूशन प्लान, इनको अप्रूवल मिल गई सीओसी से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी। इनका ऑब्जेक्टिव था कि पेंडिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, पोजीशन दो होम बायर्स को, और आउटस्टैंडिंग डेट जो है अपने अकॉर्डिंग फिर आप क्लियर करो। मतलब आप ही देखो, अब जेपी का प्रोजेक्ट, वेस्ट टाउन का प्रोजेक्ट आप देखो। ठीक है, सुरक्षा रियलिटी को। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से हम क्या समझे? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया रेजोल्यूशन प्लान को और बोला भैया टाइमली कंप्लीट करना, होम बायर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना आईबीसी कोड को, इसको आप इम्प्लीमेंट करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। ठीक है, अब इस केस की सिग्निफिकेंस क्या है? जहाँ तक हमने पढ़ लिया है, अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ये है कि होम बायर्स स्टेक होल्डर बन गए इंसॉल्वेंसी में, डिले प्रोजेक्ट रिक्वायर बैलेंस रेजोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी लॉ शुड प्रोटेक्ट बोथ क्रेडिटर्स एंड होम बायर्स, दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस केस से निकला और ये फिर सेटल भी हो गया, क्योंकि उनको पूरे एक्ट को ही अमेंड कर दिया ना, उस कोड को ही अमेंड कर दिया, आईबीसी कोड को 2018 में। तो उसमें जो अगर आप कभी भी बिल्डर को अपना पैसा देते हैं घर खरीदने के लिए, तो वो क्या माना जाएगा? बिल्डर आपसे लोन ले रहा है बेसिकली। इसलिए अब रेरा में आप देखोगे तो इंटरेस्ट भी जोड़ दिया गया। अगर टैक्स समय के बाद उसने कोई भी चीज़ें करी तो बिल्डर भी आपको पैसे पे इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो वो रेरा, फिर वो तो रेरा बात की चीज़ें, तो ये चीज़ें हैं यहाँ तक। ठीक है, अब होम बायर्स के लिए कुछ लेसन है। लेसन इन द सेंस, सबसे पहले अगर आप कोई भी घर खरीद रहे हैं, जो कि मैं बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ, घर खरीद रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए आज के टाइम पे रेरा रजिस्ट्रेशन उसका है कि नहीं। इसीलिए ढोलेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें कई सारी जगहों पर रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये मैंने पर्सनली देखा था। और क्यों नहीं है, क्या है वहाँ की टेक्निकलिटीज़, क्योंकि गुजरात में ये एरिया है, वहाँ के लॉज में जाके देखना पड़ेगा। ऑल्दो उस जगह के लिए अलग से लॉ बनाया गया है, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, एक एरिया है उसमें SIR एंड नॉन SIR। तो SIR करके काफ़ी सारे बिल्डर्स बोलते हैं, वो रेरा अप्रूव्ड है, लेकिन आपको प्लॉट देते हैं नॉन SIR वाले रीजन में, क्योंकि वहाँ भी सस्ता है उनके हिसाब से। ठीक है, तो वो रेरा अप्रूव्ड नहीं है, तो उसकी गारंटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए मुझे वो थोड़ा रिस्की लगता है। ऑल्दो अगर आप बोलेंगे ढोलेरा पे कुछ वीडियो बनानी है, आपको इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज चाहिए, तो बता देना कमेंट में, मैं उसके ऊपर भी ले आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से भैया यही है, रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करो, बिल्डर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक करो, रिव्यू करो प्रोजेक्ट की हिस्ट्री क्या रही है, कितने टाइम में बनके तैयार हुआ है, और सारी पेमेंट रिकॉर्ड्स को आप प्रिजर्व करके रखो। ठीक है, तो ये है होम बायर्स के लिए लेसन। यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं? वन ऑफ द बिगेस्ट रियल स्टेट इंसॉल्वेंसी केस रहा है, इसने होम बायर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया और स्ट्रेंथन किया है, मजबूत किया है, एंड डेमोन्स्ट्रेट किया है द इंपॉर्टेंस ऑफ आईबीसी इन रिजॉल्विंग स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये तीन चीज़, ये आपको मतलब अगर आपको कहीं आंसर लिखना है तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें काम आ सकती है। ठीक है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। देखो, अब हम आते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जो 2017 में शुरू हुई, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, हाँ, तो जैसे JIL ने डिफ़ॉल्ट किया, अपनी लोन रिपेमेंट्स बंद कर दी, IDBI ने क्या फाइल किया? एक एप्लीकेशन फाइल करी। थोड़ी टेक्निकलिटीज़ है इस स्लाइड में। सेक्शन 7 में IBC में 9 अगस्त 2017 को NCLT ने इलाहाबाद बेंच ने एडमिट कर लिया एप्लीकेशन। फिर CIRP प्रोसेस शुरू हो गया, और एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये एक पर्सन होता है जो कि उस कंपनी का डायरेक्टर ट्रीट हो जाता है। जब से NCLT उसे अपॉइंट करती है, वही सारी चीज़ें देखता है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा उस कंपनी में। ठीक है, तो CIRP या IRP अपॉइंट हो चुका है। ठीक है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं इसे, ये अपॉइंट हो गया। उसके बाद मोरेटोरियम इसमें इफेक्ट में आ गया सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग। अब मोरेटोरियम क्या होता है यार, तो वो भी मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ। मोरेटोरियम वो पीरियड होता है, वो टेम्प्रेरी हॉल्ट का पीरियड होता है, जब किसी भी कोर्ट ने या कुछ बोल दिया कि अब उस पीरियड में आपको लोन की पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि भैया आप कैसे पेमेंट करोगे? ठीक है ना, बैंक को भी बोल देगा आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, और उस पूरा मतलब उनको टाइम दिया गया ना, फिर जो नई कंपनी हैंडल कर रही है उसको भी टाइम दिया गया कि आप जिस तरीके से करोगे, बायर की पेमेंट्स वगैरह सब देखो, और कंपनी अभी आपको पेमेंट नहीं करेगी। जो भी वो लोन की रीपेमेंट्स इसको करनी थी JP को, वो IDBI को इस पीरियड के लिए नहीं होगी, जब तक हम कह रहे हैं, NCLT जब तक कह रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मोरेटोरियम। इसके बाद भैया होम बायर ने जो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था, उसमें क्या था? देखो, होम बायर वर नॉट रिकॉग्नाइज एज फाइनेंशियल क्रेडिटर, नहीं होते थे, उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं था। लेकिन वो जब पहुंचे तो चित्रा शर्मा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उनको ये राइट मिल गया। ठीक है, उसके बाद IBC में जो अमेंड किया है वो डिटेल में देख लो। IBC में जो अमेंड किया है वो है, पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था IBC सेकेंड अमेंडमेंट 2018। होम बायर्स अलॉटीज वर रिकॉग्नाइज एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बनते हैं, उनको 3 राइट्स मिल जाते हैं: फाइल देयर क्लेम, पार्टिसिपेट इन द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स थ्रू AR, एंड वोट ऑन रेजोल्यूशन प्लान।
तो ये 3 चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आप कभी भी घर लेते हैं, बिल्डर पे कोई भी दिक्कत आती है तो आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, ठीक है। केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोसेस कैसे चलता है वो ज़रा जान लेते हैं। रेजोल्यूशन प्रोसेस कैसे होता है, देखो मेजर बिडर्स 2 थे, एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी। मल्टीपल राउंड्स की नेगोशिएशन हुई कि भैया कौन कितने करोड़ या कितने अमाउंट में वो प्रोजेक्ट लेगा और कैसे वो डील करेगा, अपना अपना प्लान दो, ठीक है। वोटिंग हुई कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने और फिर सबने किसको चूज़ कर लिया, सुरक्षा रियलिटी को ये प्लान दे दिया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड किया एंड द ऑब्जेक्टिव वाज टू कंप्लीट द स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट एंड डिलीवर पोजेशन टू होम बायर्स। ये सब चीज़ें डिसाइड हो गई, ऐसे इसका रिजोल्यूशन प्रोसेस चला, ठीक है। अभी क्या सिचुएशन है वो भी जानेंगे। करंट स्टेटस 2026 की अगर हम बात करें क्या है, और इसकी अभी एक चीज़ इसमें स्लाइड में नहीं है जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। 2026 में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने अभी एक एफआईआर रजिस्टर करी, किसके अगेंस्ट, बेस्ड ऑन कोई इनको कुछ सूचना मिली थी कि 230 करोड़ का जो फंड है सुरक्षा रियलिटी से रिलेटेड, वो मतलब उसको सही से नहीं देखा गया, कनेक्टेड विद सुरक्षा रियलिटी आफ्टर इट टुक ओवर जेपी इंफ्राटेक, ठीक है। जेपी को जब से उसने टेक ओवर किया है उसने 230 करोड़ के फंड का कुछ डाइवर्जन किया है, तो ईडी को ये सूचना मिली, ईओडब्ल्यू को ये केस गया। ये 2026 की लेटेस्ट बात है। तो इससे क्या कोई फ़र्क पड़ा, नहीं। इससे जो भी एनसीएलटी ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है, लेकिन अभी जो प्रोसेस पहले से चल रहा है उसमें कोई भी बाधा नहीं है, ठीक है। एज ऑफ 2026 द जेपी इंफ्राटेक इंसॉल्वेंसी हैज़ एंटर्ड द इम्प्लीमेंटेशन फेज में चल रहा है, रेदर देन द लिटिगेशन फेज से आ चुका है। इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जितने बनते जा रहे हैं, जैसा बन रहा है वो आगे जाता जाएगा, ठीक है। सुरक्षा रियलिटीज एग्जीक्यूटिंग द अप्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान, कंस्ट्रक्शन चल रही है एंड होम बायर्स आर ग्रेजुअली रिसीविंग पोजेशन और रिफंड। जिसको पोजेशन चाहिए पोजेशन मिलेगा, वेट करो, रिफंड चाहिए रिफंड मिलेगा, लेकिन ये प्रोसेस चल रहा है अभी। अब आप सुनो, अभी कुछ टाइम पहले ये भी न्यूज़ में आया था कि जो जेपी ग्रुप है इसको अडानी जो ग्रुप है वो खरीद रहा है। ये जो जेपी वेस्ट टाउन का जो प्रोजेक्ट वाला है, ये पूरा सेक्शन अडानी रियलिटीज़ खरीद रही है। अब वो कितने में खरीद रही है, क्या उनकी डील हुई नहीं हुई और कितना आगे उनका प्रोसेस बढ़ा, ठीक है, ये तो कुछ टाइम बाद पता चलेगा। लेकिन इसमें आपके पास कोई अपडेट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। कोई और वीडियो चाहिए वो भी बताना। इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है ताकि पता तो चले कि आपने कुछ सीखा है, ठीक है। कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।